चलो फिर वो वर्कशीट खोलो अपनी। उसमें थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसको कर लो जल्दी से। ठीक है। जो ग्रेविटेशन वाली वर्कशीट थी, आज बस लास्ट कर रहे हैं इसको। इसके बाद फिर जो शायद एक टॉपिक रह गया वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 39 नंबर का एक क्वेश्चन था। द फिगर शोन इज द schematic representation of Cavendish experiment to determine the value of gravitational constant। ठीक है। तो एक चीज देखो इस क्वेश्चन से ये भी याद रखना कि जो कैपिटल जी की वैल्यू आती है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो कैसे कैलकुलेट हुई थी? वो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ये मतलब असली वाला प्रैक्टिकल है, उसी का ये क्वेश्चन पूछा है कि द बार ए बी हैज टू स्मॉल लेड स्फीयर्स अटैच्ड एट इट्स एंड। द बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ फाइन वायर। टू लार्ज लेड स्फीयर्स आर brought close to the small ones but on opposite side as shown. The big spheres attract the near by small ones by a force which is। क्या होगा इसका आंसर? करा है? बड़े वाले स्फीयर जो है छोटे वाले स्फीयर को किस तरीके से खींचेंगे? बताओ किया है या नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर है 39। मतलब पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल एंड अपोजिट। अब ये हो कैसे रहा है वो भी देख लो। यहाँ पर जो आपको ऐसे करके स्फेयर्स दिए हुए हैं ना, ये यहाँ पर एक स्फेयर है, फिर यहाँ पर एक स्फेयर है, फिर यहाँ पर एक स्फेयर है और यहाँ पर एक स्फेयर है। ठीक है। अरे नहीं, स्फेयर तो दो ही हैं ये तो उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें दो स्फेयर्स इस तरीके से दिए हुए हैं और यहाँ पर एक बार है एंड इस बार के ऊपर भी छोटे छोटे ये दो स्फेयर्स हैं। ठीक है। ये आपका क्या है, बार है ए बी, और ए बी के एंड पे भी छोटे छोटे स्मॉल स्फेयर्स लगे हुए हैं और ये ए बी बार को इस तरीके से लटकाया हुआ है इन्होंने। ठीक है। ये इन्होंने लटकाया और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई ये अट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि मतलब जो ये बड़े वाले स्फेयर्स हैं, ये मतलब जो भी ये छोटे वाले स्फेयर को इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। द बिग स्फेयर्स अट्रैक्ट द नियर बाय स्मॉल वंस। ये वाला जो बड़ा स्फेयर होगा वो ए वाले पे को छोटे, मतलब जो छोटा स्फेयर है ए पर, उसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा और बी वाला जो होगा वो उसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, बड़ा वाला जो स्फेयर होगा। ठीक है। तो ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्सेस कैसे होंगे हमारे? ठीक है, ये कैसे होंगे हमारे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। द बिग स्फीयर्स अट्रैक्ट द नियर बाय स्मॉल वंस बाय अ फोर्स विच इज। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर है? दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे बिकॉज इनका मास वगैरह सब कुछ ये सेम दिया हुआ है। ठीक है, बस ये इतना ही सही था। तो इसी के बेस पे इन्होंने देख लेना कैसे करके किया था, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस्ड एट द सर्फेस इज। कितना होगा? बताओ, ये तो इजी सा ही है। बता दो। बाकी लोग जो आंसर नहीं दे रहे, क्या मैं उनको क्लास से निकाल दूं फिर? खाली बैठने आए हो तो चले जाओ यार प्लीज। कोई फायदा नहीं है फिर खाली बैठने का।
या फिर मैं कराता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। ए होगा, डी होगा, ठीक है, बी होगा, किसी ने बोला ए होगा, किसी ने बोला बी होगा, एक ने बोला डी होगा, ठीक है। तो देखो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी वाला होगा। अब ये डी कैसे होगा, ये तो पढ़ ही रखा है ना आपने। स्मॉल जी क्या होता है भाई, ये हमने देखा नहीं था क्या? Gm/r² होता है। ये मास ऑफ अर्थ होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो यही तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो आपका जो, एक तो आपको पता है कि अर्थ की सरफेस पे यहाँ पर अगर कोई मास m रखा हो और इस पे जी ग्रेविटी यहाँ पर लग रही होती है, तो यहाँ पर इसका वेट कितना होता है या फोर्स कितना लग रहा होता है? तो वेट इक्वल टू mg लग रहा होता है। और इसी जी की वैल्यू को, ये वाली जी की वैल्यू को मैं m से अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो ये भी तो सही होगा ना। तो ये mg के बराबर ही तो है बेसिकली। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? जो सिर्फ ए और बी कह रहे हो, बाकी ऑप्शन भी देखने होते हैं। बताओ, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो डी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, क्या होगा? 41 का। ए, अच्छा, ए होगा। 41 का ए कैसे हो जाएगा भाई? Fort- क्या था? 41 ही तो है ये, वेट ऑफ अ बॉडी सेम एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाह, मतलब ये आपकी अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे जितना वेट है, वेट का मतलब जी की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है ना, एम जी होता है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर जितनी है उतनी ही यहाँ पर जी की वैल्यू होगी सेंटर ऑफ द अर्थ पे। आपको ये पता है जब आप अर्थ के अंदर आते हो डेप्थ डी पे तो आपकी जी की वैल्यू कम होती है, और ऊपर हाइट पे जाते हो तो भी आपकी जी की वैल्यू कम होती है। तो भाई जब जी की वैल्यू यहाँ अंदर आते रहोगे, अंदर आते रहोगे, तो बेसिकली यहाँ पर जी लग किसकी वजह से रहा है? ये जो स्मॉल जी है ये इसके मास की वजह से लग रहा है। जब आप अपनी बॉडी को यहां पर ले आए तो जो इस पे पुलिंग मास लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला रीजन का लग रहा है, ये वाला। जब आप मास को अंदर डेप्थ डी पर लेकर आ गए हो तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इतने मास की वजह से लग रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जी का फॉर्मूला होता है वहां पे अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो जी की वैल्यू भी कम हो जाती है ना इस वजह से। और मान लो ये आपका अगर मास, आप बिल्कुल ही यहाँ पर सेंटर पे आ जाओ, अगर आप बिल्कुल ही सेंटर पे आ जाओगे तो सेंटर पे मास कितना होगा अर्थ का? बताओ। हम्म, जीरो होगा। तो जब मास ही जीरो हो गया तो जी की, अगर स्मॉल जी की वैल्यू आप निकालोगे तो जी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये करोगे भी तो कितना आ जाएगा? जी की वैल्यू जीरो नहीं आ गई यहाँ पे? तो जी की जब वैल्यू जीरो हो गई यानी कि एम जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी सेंटर पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन अगर नन ऑफ द अबव आ गया तो वो कभी लाइफ में होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्यों होता है रीजन भी मैंने बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट के यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेट F1 एंड F2 बी द फोर्सेस बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 एट पोजीशन r1 एंड r2 वेयर F1 इज इक्वल टू माइनस F2 इज इक्वल टू माइनस r12 डिवाइडेड बाय r12 क्यूब gm नॉट स्क्वायर m1 m2 अपॉन m नॉट स्क्वायर की पावर n। ठीक है, ये सब पूछा। इन सच अ केस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नन ऑफ द थ्री लॉस ऑफ केपलर विल बी वैलिड। ठीक है, चलो छोड़ो ये क्वेश्चन, इतना काम का नहीं है। ये लाइक शायद वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछा है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही बात है भाई, मास जिसका ज्यादा होगा उसके लिए जो है आपका मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या पूछा था इन सच केस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अरे मतलब ये है कि ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो आपको रिलेशन दिया है, ये रिलेशन इन्होंने स्मॉल जी का दिया हुआ है, और स्मॉल जी के रिलेशन में अगर इन्होंने ये रिलेशन दिया है तो इस रिलेशन में इन्होंने क्या करा है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जो कि R12 आपको दिख रहा है। R12 जो है वो बोल्ड लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और अगर पोजीशन वेक्टर किसी भी चीज में दिया है, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है, और उसकी जो उसका क्या बोलते हैं, वो जो चेंज होगा मतलब डायरेक्शन के साथ क्या होगा, वो क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसी वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है वो अर्थ की पोजीशन के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती। चाहे आप मास 10 किलो का ऊपर से छोड़ रहे हो या 20 किलो का छोड़ रहे हो, स्मॉल जी की जो वैल्यू लगनी है वो सेम ही लगेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस चेंज क्या होगा, उस पर टोटल फोर्स चेंज होगा मास की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल्ड एंड इट्स रेडियस इज हाफ, द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इज, ये तो बता दोगे, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। बी, और बाकी लोग। निकिता आपका क्या है आंसर। निकिता, सी किया है, सी क्यों किया है भाई, क्या फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पे। अभी हमने ये देखा कि जी क्या होता है, GME/RE², यही होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मास जो है अर्थ का वो डबल कर दिया गया है, तो जी की वैल्यू जी डैश अगर हम निकालें और मास यहाँ पे डबल कर दिया गया यानी कि 2m कर दिया गया, और रेडियस वो बोल रहे हैं कि भाई हाफ कर दी गई है यानी कि RE/2 का होल स्क्वायर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2GME/RE², और ऊपर क्या चला जाएगा, 2 का स्क्वायर नीचे आएगा जब डिनोमिनेटर में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी कि 4। तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू हो गई आपकी 8GME/RE², और ये जो GME/RE² ये बेसिकली क्या है, जी के बराबर है, तो जी डैश की जो वैल्यू है वो आपकी 8G के बराबर आ जाएगी। आगे सभी को, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ठीक है एग्जाम में, ये कंपैरिजन वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, a planet has twice the density of earth but the acceleration due to gravity on its surface is exactly the same as on the surface of the earth, its radius in terms of radius of earth r will be, ये किया है किसी ने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बी, चलो देखो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला यूज होना है वो ये होना है कि आपको पता है क्या होता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी, डेंसिटी को शो करने के लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम यूज करोगे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है, कंडीशन देख लो क्वेश्चन के हिसाब से, इफ द अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर मान लो हम क्या करें, ट्वाइस कर दे डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अर्थ का जो मास है वो मान लो डेंसिटी ऑफ अर्थ इस तरीके से है, इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम क्या होता है भाई, अर्थ हमारा लगभग लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, आर किसका आएगा, रेडियस अर्थ का आ जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब आ गया। ओके, ये हो गया, तो ये आपका मास ऑफ अर्थ जो है
पहले से मतलब ओरिजिनली जो है वो ये है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो कि आपका 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो वो कंडीशन बोल रहे हैं उसको समझ लेते हैं। आगे उन्होंने ये बोला है कि ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब जो हमारी डेंसिटी हो गई, मान लो हमें मास ऑफ प्लेनेट निकालना है, जो भी है। ठीक है, तो मास ऑफ प्लेनेट जो दूसरा वाला प्लेनेट है उसकी जो डेंसिटी है वो ट्वाइस ऑफ द अर्थ, ट्वाइस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, तो 2 टाइम्स ऑफ रो ई कर दिया मैंने। और ये लिखा है कि बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज एक्जैक्टली द सेम ऑन द सरफेस। ठीक है, इट्स रेडियस इन टर्म्स, हमें इसकी रेडियस के बारे में बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू ये हो गया इंटू 4/3 पाई आर पी क्यूब, ये प्लैनेट की रेडियस है, उसका क्यूब ले लिया। तो ये तो मास के बारे में बात हो गई। अब ये एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जी एम ई बाय आर स्क्वायर होता है, आर ई स्क्वायर। ये आपका होता है अर्थ के लिए। अब हम अगर प्लैनेट के लिए इसको निकालना चाहते हैं, प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगी, जी मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर। तो जी हो गया मास ऑफ द प्लेनेट, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है क्या है, टू 2 टाइम्स ऑफ 2 रो ई, 2 रो ई इंटू 4/3 पाई आर पी का क्यूब। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है? तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो आरपी स्क्वायर से ये आपका क्यूब कट जाएगा, आरपी बचेगा, मतलब 2 पावर से 3 पावर में 2 पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर बची। ठीक है, तो ये आपके पास बचा जी इंटू 2 रो ई इंटू 4/3 पाई आर पी, ये आपके पास बची यहां पर। ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉल जी की वैल्यू प्लेनेट पे। और इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर देखता हूं तो कितनी आती है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर था। तो जी मास ऑफ अर्थ क्या था, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अपॉन आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से भी 2 पावर कैंसिल हो गई और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जी रो ई इंटू 4/3 पाई आर ई। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ये हो गया जीई। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही दिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सेम है, यानी कि जीई की वैल्यू जो है वो जीपी के बराबर है। सिंस जीई इज इक्वल टू जीपी, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जीई की वैल्यू हमने अभी निकाली है, जी इंटू रो ई इंटू 4/3 पाई आर ई इज इक्वल टू जी, ये कितना आ जाएगा, रो 2 रो ई है। ठीक है, 2 रो ई, 2 रो ई इंटू 4/3 पाई इंटू आर पी रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो जी से जी कैंसिल हो गया, रो ई से रो ई कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो आर ई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ आर पी आई। आपको क्या निकालनी है कि प्लैनेट की रेडियस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो प्लैनेट की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, आर ई बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया। तो इसको ऐसे करना था, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे समझ। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द सन इज 10 टाइम्स स्मॉलर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड देन फॉर अर्थ। यानी कि मतलब ये अर्थ की कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि भाई अगर मास जो है सन का हम 10 टाइम छोटा कर दें, वैसे 10 टाइम छोटा नहीं है, मास तो बहुत ज्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं सब कुछ, कि सन का मास हम क्या कर दे रहे हैं, 10 गुना छोटा कर रहे हैं। और जो कांस्टेंट जी है, कैपिटल जी की वैल्यू, उसको हम 10 गुना बढ़ा देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो अर्थ के लिए यहाँ पर क्या चीज करना ज्यादा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। अब ये इन्होंने निकाला कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करके इन्होंने सॉल्व करा है। आप क्या करोगे कि फोर्स निकालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर। कंडीशन कौन सी रखोगे? कंडीशन ये रखोगे कि आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, G m1m2/r², जिसमें m1 मतलब मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, तो मैं हल्का सा इसको बता देता हूँ कि ये चीज कैसे होगी। तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये पता है कि G m1m2/r² दो मासेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने क्या करा, इसी अर्थ के ऊपर मैंने क्या करा, एक मास को यहाँ पर अगर रखा है, तो अर्थ पे जो ये मास रखा है इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, F=G, जी डैश ले लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, क्योंकि जी डैश मतलब जी की जो वैल्यू वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और इन्होंने क्या किसकी वैल्यू चेंज करी थी, एक तो जी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज करी है, ठीक है, और सन के मास की करी है। तो जी डैश मैंने इसको ले लिया, और ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो F=, ये कितना हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू कितनी है, 10G है, क्योंकि 10 गुना बढ़ा दिया गया जी की वैल्यू को। और ये कितना हो जाएगा, MEM/RE², ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 10M। और बाकी जो वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे वो जी के बराबर है, स्मॉल जी, क्योंकि स्मॉल जी क्या होता है, GME/RE² होता है। ठीक है। तो एफ जो है वो आपका 10 mg के बराबर आ जाएगा, क्योंकि क्या अगर जी की वैल्यू यहाँ पर 10 गुना बढ़ गई तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा। तो mg हो गया यहाँ पर फोर्स जो आपका लग रहा है। उसके बाद दूसरी जो इन्होंने कंडीशन दी है कि फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सन। ठीक है, अब हम अगर सन के ऊपर देखते हैं, लाइक सन के ऊपर हम इसी चीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एफ डैश अगर हम निकालें मतलब सन के ऊपर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ सन इंटू स्मॉल एम अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिया था कि भाई मास ऑफ सन जो है वो 10 गुना हमने छोटा कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सन को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने उसको 10 गुना छोटा किया था। और ये हो जाएगा नीचे R², तो G m1m2/r² ही किया है, लेकिन मास ऑफ सन का हाफ मतलब 10 टाइम्स उसको डिवाइड कर दिया, 10 टाइम्स उसको स्मॉलर किया है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एम, यहाँ पर लिख भी देता हूँ सिम MS डैश, यानी कि मास ऑफ सन जो बाद में इन्होंने किया है वो क्या आपका मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आई थिंक लाइट चली गई है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, तो आपको ये मिल गया, और यहां से जो आपको एफ डैश की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, हाँ, तो आपको एक चीज यहाँ पर ये देखनी है कि ये जो आर है यानी कि रेडियस ऑफ सन जो है, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ सन। रेडियस ऑफ सन की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। तो एफ डैश की जो वैल्यू होगी बहुत छोटी हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, जो आपका एफ ऑन अर्थ है। ठीक है, मतलब सन के कंपैरिजन में सन की जो वैल्यू है मतलब काफी कम हो जाएगी जो उस पर लग रहा होगा फोर्स। तो ऐसे करके जो भी कंपैरिजन निकालना है वो निकाल लेंगे, और यहां से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर लास्ट में जो आएगा ना वो मतलब एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में बता रहे हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि क्या बोलते हैं, ऑप्शन कौन सा वाला सही है इसमें, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि एयरप्लेन जो है वो ज्यादा तेजी से मूव कर पाएंगे उस प्लेनेट पे। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता है, मतलब अर्थ के ऊपर ऐसी अगर कंडीशन बन जाती है कि क्या बोलते हैं, मतलब कि कैपिटल जी की वैल्यू को हमने 10 गुना कर दिया और सन का जो मास है हमने 10 गुना कम कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा कि लास्ट में जो जी डैश की वैल्यू आएगी वो आपकी ज्यादा आएगी जी से। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वीसी डैश की वैल्यू वो आपकी वीसी से बड़ी आएगी, यानी कि मतलब जो ओरिजिनल वाली वैल्यू थी उससे ज्यादा बड़ी आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि टू ओवरकम द इंक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ द एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर। ठीक है,
तो एयरप्लेन्स को यहाँ पर क्या है, ज्यादा तेजी से फास्ट मूव करना पड़ेगा सो दैट कि वो उड़ पाए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, जी की वैल्यू, मतलब जी की जो वैल्यू वो इस प्लेनेट पे क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि पुल जो है वो बढ़ जाएगा प्लेनेट का। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जी की वैल्यू को हमने 10 गुना तक बढ़ा दिया है और मास ऑफ सन को जो है हमने 10 गुना तक कम कर दिया, तो अर्थ की जी की वैल्यू जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस यही सब है, तो इसको देख लेना। और बाकी के क्वेश्चंस किए या नहीं किए हैं? बाकी के तो इजी से ही लग रहे हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देखो, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको बचा हो या डाउट होगा तो अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जल्दी से। अब मैं इसके क्वेश्चंस बाकी और नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब बाकी आपने जितने किए उसमें से जिसमें आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो अब 8 को मिलेंगे, सेल वाले चैप्टर को रिवाइज करके रखना है, 8 को उसका टेस्ट होगा। और बाकी जो मैं अभी केमिस्ट्री की पीडीएफ भेज रहा हूँ उसको आप सॉल्व करोगे पूरा, और उसकी भी पीडीएफ आप मेरे को वापस भेजोगे ग्रुप में, ठीक है। चलो फिर क्लास अभी यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज लाइट चली गई है एंड कभी भी डिस्कनेक्ट हो सर जाएगी। सेल वाले सर सिर्फ सेल वाले चैप्टर का होगा ना? हाँ, सिर्फ अभी सेल वाले का होगा, ठीक है। ओके। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।